हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपको क्वेश्चन में जब गिवन होता है तो अगर वो सिंगल फिगर है, एक ही फिगर है, तो आपको उसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ऐड करना है और उसी को ऑपरेटिंग के एंड में यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, लेस करना है। बट अगर पॉइंट ये आता है कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्स की दो वैल्यूज दे रखी हैं 2014 और 15 की, तो जो करंट ईयर होता है उसको हम प्रोविजन मान लेते हैं और लास्ट ईयर को पेमेंट मान लेते हैं। तो मतलब ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जुड़ेगा ये, और जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम पेमेंट मान लेंगे, वो ऑपरेटिंग के सबसे एंड में लेस हो जाएगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब प्रोविजन फॉर टैक्स की दो वैल्यूज दे रखी होती हैं और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है टैक्स पेड या फिर टैक्स मेड। टैक्स पेड जो होता है तो उसके लिए आपको अकाउंट बना लेना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन जाएगा। ये एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है तो क्या लिखेंगे आप? लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, बाय बैलेंस बढ़ाओ एंड टू बैलेंस कैरिड आउट। डन। अब अगर आपको टैक्स पेड दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन निकल के आएगा। और अगर वहां टैक्स मेड दे रखा है या फिर टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है तो आपको पहले बाय में लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रोविजन, तो टू बैंक पेमेंट निकल के आएगा। क्लियर? अब ये दो फिगर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये जो दो फिगर्स हैं 9000 जुड़ेगा ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ऑपरेटिंग के एंड में ये लेस हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ये काफी बच्चों को परेशान करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, कई बार आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला बट आपको 9% डिवेंचर दे रखा है या 10% डिवेंचर दे रखा है या 12% डिवेंचर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? तो आपको जैसे अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 2014 मार्च और 2015 मार्च में दो फिगर्स हैं डिवेंचर्स की, 1 लाख 2 लाख। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि जो हमने डिवेंचर इशू करे वो किस डेट को किए, तो आपको जो ये 9% इंटरेस्ट निकालना है वो प्रीवियस ईयर पे निकालना है। अगर कुछ नहीं बोला तो प्रीवियस ईयर पे निकालना है। अगर मार्च 15 बोल दें तो भी आपको 14 पे निकालना है, मतलब कुछ नहीं बोला तो भी प्रीवियस ईयर, मार्च 15 बोल दिया तब भी प्रीवियस ईयर। बट अगर आपको मार्च 14 बोल दिया जाए, मार्च 14 पे हमने इशू करे, तो हमें 2 लाख रुपीज का 9% निकालना है। और ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा मतलब एडजस्टमेंट्स के अंदर ऐड होगा, और फाइनेंसिंग में सी मतलब फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। क्लियर? पर आपने कहा सर ऐसा हुआ क्यों? आप सोचिए, मान लीजिए आपने मार्च 15 पे इशू किया है तो इसका मतलब पूरा साल कितना चला है? 1 लाख, तो 1 लाख पे निकाला। बट अगर मैं मार्च 14 बोल दूं तो मार्च 14 पे इशू करने का मतलब क्या हो गया कि आपने अभी अभी इशू करा, मतलब 1 लाख पहले से था 1 लाख, और आपने जो इशू करा वो कब किया? अभी अभी किया, तो पूरा साल कितना चला? 2 लाख। तो अगर मार्च 14 बोला तो 15 पे निकालेंगे, मार्च 15 बोला तो 14 वाली फिगर पे निकालेंगे, कुछ नहीं बोला तो प्रीवियस ईयर पे ही निकालना है, मतलब 14 पे। अच्छा, इसमें समस्या तब आती है कि सर अगर मार्च ना होके कुछ और हो, अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी को इशू करा तो 1 लाख तो पहले से ही था, 1 लाख जो था वो 31 मार्च को था 14 में, तो इस डेट से लेकर मार्च 14 से लेकर आपको 1 जनवरी 15 तक देखना कितने मंथ्स हुए। ये हुए आपके 9 मंथ्स। जनवरी काउंट नहीं हुआ क्योंकि जनवरी तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहां से यहां तक हो गए 9 मंथ्स। तो 1 लाख पे आपको 9 मंथ्स का निकालना है। आपने कहा सर 9% क्यों निकाला? क्योंकि 9% इसके साथ लिखा है। तो 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 9/12 हमने निकाला। अब 1 लाख से और कितना बढ़ गया? 1 लाख। तो अब कितना हो गया वो? 2 लाख। तो 2 लाख पे आपको अगले 3 मंथ्स का निकालना है। आपने कहा सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1 लाख पे हम निकाल लेते 9 मंथ्स का, मतलब 1 लाख पे पूरे साल का निकाल लेते और जो बाकी 1 लाख है उस पे 3 मंथ्स का, वो भी सही है। पर ये ज्यादा बेटर तरीका इसलिए माना जाता है कि इंक्रीज होने में भी काम होता है और डिक्रीज होने में भी काम आता है। तो ये मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट है आपका 9% इन्वेस्टमेंट। अगर यही 9% इन्वेस्टमेंट या 12% इन्वेस्टमेंट होता तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, मतलब चाहे क्वेश्चन कहे ना कहे आपको इंटरेस्ट निकालना ही है, पर ये इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि आपका जैसे यहाँ पे जो वैल्यू निकालोगे वो सेम निकालोगे, पर ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये ऑपरेटिंग में क्या होगा? ये ऑपरेटिंग में लेस होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की, ये ऑपरेशन की इनकम नहीं है, ये ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो
बी इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, अगर जैसे मशीनरी बढ़ गई प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ गई है तो ये परचेज है, बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो यू हैव टू मेक द अकाउंट। अब आपने कहा सर अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले जब हम बात मशीनरी अकाउंट की करेंगे तो मशीनरी अकाउंट क्या होता है, मशीनरी अकाउंट जो है हमारी एसेट है, तो टू बैलेंस बढ़ो बाय बैलेंस कैरी डाउन, डन। अब आपको डेप लगा तो क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। जब बाय डेप्रिसिएशन करोगे तो इधर जो निकल के आएगा उसको टू बैंक परचेज बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे दिया तो बाय डेप्रिसिएशन लिखिए और यहाँ पे टू बैंक परचेज निकल के आएगा, और अगर परचेज दे दिया तो टू बैंक परचेज लिखिए, बाय डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडजस्टमेंट के अंदर ऐड होता है और ये आपका जो है लेस होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जो मेरा कैश फ्लो का जो आप लोगों का फॉर्मेट है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और फॉर्मेट क्या है उसका सारा डिटेल मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। टॉक अबाउट, अगर मशीनरी के साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट आपने बना लिया, टू बैलेंस बढ़ाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका वर्किंग नोट है एक्चुअली। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा कॉस्टिंग में से डेप्रिसिएशन हटने के बाद बुक वैल्यू आती है। क्या बताया मैंने बताया कि कॉस्टिंग में से डेप्रिसिएशन को हटने के बाद बुक वैल्यू आती है, ठीक है, और इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। तो क्या होगा, टू बैलेंस बढ़ाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आपने टू बैलेंस बढ़ाउन लिखा, कैरी डाउन लिख दिया। उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग थी 10,000 और उस पर डेप लग गया आपका 2000 का और सोल्ड हो गई 5000 में। तो सबसे पहले आप बाय बैंक लिख दीजिए, कितना बाय बैंक है बताइए, कितने में बेचा आपने, 5000 में, ठीक है डन। फिर डेप कितना है, डेप आपने कहा सर एक दो डेप दिख रहे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जो बिकी और एक डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि मैं मशीन का सिंगल अकाउंट बना रहा हूं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आएगा, बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा 12,000, इस 2000 को इग्नोर कीजिए। और लॉस कितना हुआ देखिए, 10 की चीज है, 2 का डेप है, कितनी बची 8 की चीज को 5 में बेचा तो देयर इज ए लॉस, तो बाय लॉस, लॉस इधर लिखते हैं, प्रॉफिट इधर लिखते हैं, बाय लॉस। अब पॉइंट ये आता है कि सर इधर का टोटल बड़ा है तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, टू बैंक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेज। क्लियर हो गया। अब आपने कहा सर इसका क्या करेंगे, देखिए इसका ट्रीटमेंट जब सिंगल अकाउंट बनाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट केवल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रहता है, इसको यहां नहीं लिखते, यहाँ पे डेप ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं जो कि ये 12,000 रुपए। अब पॉइंट ये आता है कि अगर डेप्रिसिएशन दे रखा 12,000 तो आपने बाय डेप्रिसिएशन लिखा और टू बैंक परचेज निकाल लिया। आपने कहा सर अगर परचेज दे रखा होता तो हम टू बैंक लिखते और बाय डेप्रिसिएशन को बैलेंसिंग फिगर निकाल देते। और ये जाएंगे कहाँ कहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड, इन्वेस्टिंग में ऐड, और ये आपका इन्वेस्टिंग में लेस, बी का मतलब इन्वेस्टिंग मान रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा और टफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की दो वैल्यूज दे रखी है, डेप्रिसिएशन की क्या दे रखी है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो क्या करेंगे हम, आपको यहाँ ब्रैकेट दे रखा होगा कंफ्यूज करने के लिए। ये ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव फिगर है, ब्रैकेट का मतलब है हम लेस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 जिसपे डेप्रिसिएशन था 2,000 का, बेच दी हमने 5,000 में। तो आपने मशीन अकाउंट भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। ये क्या है हमारा एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर। अब क्या करेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉ डाउन किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन किया। अब क्योंकि ये लायबिलिटी है, ब्रॉ डाउन इधर किया, कैरी डाउन इधर किया, पहला पॉइंट। और ये मैं फिर बता चुका हूं आपको, ये फिगर्स नेगेटिव नहीं है, केवल ये लेस दिखा रही है, तो आपने इनको लिख दिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम दो अकाउंट बना रहे हैं, आपने कहा दो अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यूज आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी हैं। तो जब हम दो अकाउंट बनाते हैं तो ये जो मशीनरी अकाउंट है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। किस पे होता है, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका आईएससी के स्पेसिमेन पेपर में 2025 में, उसके अंदर यहाँ पर जो मशीनरी की वैल्यू दे रखी है नेट दे रखी है और एक्यूमुलेट डेप की भी दोनों ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। तो उस नेट को हमने ग्रॉस बनाया है। मैंने अपने मतलब अपने जो उसमें स्पेसिमेन सॉल्यूशन में ये दिखाया है कि जो ओपनिंग वैल्यू है उसके अंदर मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक क्यों कराया है, इसलिए कराया है कि मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू पे रहती है जब हम दो अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये ग्रॉस वैल्यू है, तो ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, क्योंकि ये एसेट है ब्रॉट डाउन, यहाँ कैरी डाउन, और ये लायबिलिटी है ब्रॉट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। अब पार्ट ऑफ द मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000, कितनी थी 10,000, जिस पे डेप था 2,000 का और हमने बेच दी 5,000 में, तो बाय बैंक सोल्ड 5,000 डन।
अब जो ये एक्यूमुलेटेड डेप है, जब भी हम दो अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो उस ड्यूरिंग द ईयर की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 2000। तो बाय बैंक लिख दिया, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब देखिए 10 की चीज थी, 2 का डेप था, कितनी बची 8, 8 को आपने 5 में बेचा, देयर इज ए लॉस, बाय लॉस कितना 3000। अब यहां जो गैप आएगा टू बैंक परचेज, आपने कहा सर अगर यहाँ टू बैंक परचेज दे रखा होता तो, अगर परचेज दे रखा होता तो फिर हम बाय एक्यूमुलेट डेप निकाल सकते थे। एक और पॉइंट, अब क्वेश्चन में अगर अच्छा यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप है, अगर मैं मशीनरी में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखूंगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखूंगा टू मशीनरी, तो यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो इनका जो टोटल यहाँ पे आया इसको क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आया। आपने कहा सर अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होता और हमें दो अकाउंट बनाने होते तो तब क्या करते हम, तब मैं क्या करता, मैं पहले बाय डेप्रिसिएशन लिखता, तो ये 2000 निकल के आता बैलेंसिंग फिगर। अब ये 2000 यहां से वहां जाता, यहां से वहां जाता, और फिर 10 में से 2 हम हटाते, 8 को 5 में बेचता, तब हमारा 3000 का लॉस निकलता। ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि भी जैसे पेटेंट का अकाउंट, पेटेंट हमारी क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये राइट ऑफ होती है। तो क्योंकि ये मेरी एसेट है ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, और इस पे आपका राइट ऑफ हुआ है, तो क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ। अगर रिटर्न ऑफ दे रखा है तो परचेज निकल आएगा, परचेज दे रखा है तो रिटर्न ऑफ निकल आएगा। ट्रीटमेंट मैंने लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स में ऐड और इन्वेस्टिंग में लेस, क्योंकि पैसा जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा फाइनेंसिंग का। कई बार मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने शेयर इशू करे 4 लाख, अब हो गए 7 लाख, मतलब पहले 4 लाख के थे शेयर, अब कितने हो गए 7 लाख। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने बोनस शेयर्स इशू किए हुए हैं 4:1 के रेशो में, मतलब हर 4 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया है। तो अगर मैं 4 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दूंगा तो 1 पे कितना दूंगा, 1 ऊपर और 4 नीचे, और इस 4 लाख पे प्रीवियस ईयर फिगर पे मैं कितने बोनस दूंगा इनटू 4 लाख, तो 1 लाख का बोनस है। मतलब हर 4 शेयर पे 1 शेयर का बोनस है, तो 4 लाख पे 1 लाख शेयर्स बोनस है। बोनस मतलब फ्री दिए, तो फ्री दिए तो कंपनी पे पैसा नहीं आया, तो जो ये इशू दिखाई दे रहा है 7 लाख का, वो इशू 7 लाख का नहीं रहेगा, मतलब सॉरी कितना है इशू 3 लाख, क्योंकि 4 से 7 हुआ, 3 लाख का इशू 3 लाख का नहीं माना जाएगा, कितना माना जाएगा 2 लाख का। तो जब हम फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर लिखेंगे वो 2 लाख लिखेंगे, ना कि 3 लाख। एक और पॉइंट, मान लीजिए क्वेश्चन में डिवेंचर्स दे रखे हैं 2 से 150 और इक्विटी दे रखा है 3 से 460, और ये लिखा है कि डिवेंचर्स को हमने जो रिडीम किया है वो कन्वर्जन किया है, मतलब हमने डिवेंचर्स को बदले में इक्विटी शेयर्स दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिवेंचर्स को पैसे नहीं दिए, क्या दिए शेयर। तो इसका मतलब यहाँ पैसा गया नहीं है, 50,000 गया नहीं है। तो अगर यहाँ 50,000 गया नहीं है तो यहाँ 50,000 आया नहीं है, तो इसका मतलब जो इशू दिखाई दे रहा है आपको, ये 160 का नहीं माना जाएगा। इस 160 में से 50 हटा दीजिए तो इशू माना जाएगा 110 का फाइनेंसिंग में। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, वो है आपका जर्नल रिजर्व। जैसे मान लीजिए जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यह लिखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ₹5,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम जर्नल रिजर्व। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है 10,000 का जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वो 10,000 नहीं माना जाएगा, 15 माना जाएगा। आपने कहा सर क्यों, अकाउंट बना लेते हैं। जर्नल रिजर्व हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी होता है तो ब्रॉडाउन यहाँ कैरी डाउन यहाँ, पहला पॉइंट। अब यहां पर ये राइट ऑफ हुआ किससे, जर्नल रिजर्व से। तो लायबिलिटी का रूल क्या है कि जैसे एसेट मैंने बात की, तो एसेट जो होती है वो डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में घटती है, बट लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है डेबिट में घटती है। क्योंकि राइट ऑफ हुआ है जर्नल रिजर्व से, तो जर्नल रिजर्व घट गया, तो घट गया तो मतलब इधर, तो टू डिस्काउंट 5,000। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो ये बैलेंसिंग फिगर 15 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजर्व में ट्रांसफर 15 था एक्चुअली, पर 5,000 राइट ऑफ होने के बाद कितना बचा है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब मैं जब निकालता हूं तो उसके अंदर मैं ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करता हूं, तो कितना ऐड करूंगा मैं 15, ना कि 10,000। तो होपफुली मैंने जो डिफरेंट केसेस हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो डिफरेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।